तो हम आते हैं अपने इसके ऊपर रिसर्च मेथोडोलॉजी की। जब हम बात करते हैं कि हाउ वी गोइंग टू डिसाइड अबाउट कि मैंने डेटा कौन सा किस तरह से कलेक्ट करना है, मैंने पॉपुलेशन कैसे डिफाइन करनी है, मैंने अपना सैंपल कैसे डिफाइन करना है, सैंपल साइज कैसे डिफाइन करना है, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी है आपने इस क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, तो वो हम इसको देखेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि जो डिजाइन ऑफ रिसर्च होती है वो किसके ऊपर बेस कर रही होती है, ऑनगोइंग डेटा कलेक्शन एनालिसिस। ठीक है, किस तरह से आपने डेटा कलेक्शन किस तरह से करना है, आपने उसको एनालिसिस कैसे करना है, ये आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी या जो एथनोग्राफिक साइकिल है जिसको हम कह रहे हैं, ये आपको रोड मैप प्रोवाइड करता है ऑफ हाउ टू कंडक्ट स्टडी। ठीक है, अब पता हमने तो व्हाट तो हमने देख लिया पहले कि व्हाट के है, जिसमें हमने रिसर्च टॉपिक आइडेंटिफाई किया था, हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई किया, लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस, थ्योरी, वो व्हाट ऑफ स्टडी थी। अब दिस इज नाउ दिस इज अबाउट द हाउ ऑफ स्टडी। ठीक है, कैसे हम इस स्टडी को अब कंडक्ट करेंगे, सम स्पेसिफिक्स टू एड्रेस। अब इस के अंदर हम किन किन चीजों को देख रहे होते हैं, द प्रोसीजर्स टू यूज, हम कौन सा प्रोसीजर यूज करने जा रहे हैं, क्या हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं या हम ओपन एंडेड इंटरव्यूइंग करने जा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेटजीज बताना, किन स्ट्रेटजीज को बताना फॉर आइडेंटिफाइंग एंड ऑब्टेनिंग एक्सेस टू सेटिंग्स और इंफॉर्मेंट्स। स्ट्रेटजीज आपने बतानी है कि किस तरीके से आप किन उन सेटिंग्स में उन पॉपुलेशन को, उन इंफॉर्मेंट्स को, उन रेस्पोंडेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे, कैसे आपने उनको आइडेंटिफाई किया कि मुझे यही चाहिए। ठीक है, और आप उन तक कैसे पहुंचोगे, आप उनको एक्सेस कैसे करोगे, तो वो आपको स्ट्रेटजीज बताना जरूरी होती है। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सेटिंग्स और पीपल प्लान ऑन स्टडी, एक अप्रोक्सीमेट नंबर देना जरूरी होता है। ऑल्दो ये आपकी जो नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स होते हैं ये आपके फिक्स नहीं हो सकते, आप एक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बल्कि ये आप उस टाइम जब डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो, व्हेन यू रीच द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, तब आपका वो जो डेटा कलेक्शन की जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के साथ अगर आप कोई पार्टिसिपेंट इंटरव्यू कर रहे हो तो वो उस टाइम आपकी रुक जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो एक अप्रोक्सीमेट नंबर बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके रिसर्च प्रपोजल में इंक्लूड करने के लिए। लेकिन ये जो नंबर है कि कितने नंबर आपने लोगों को शामिल किया या नंबर ऑफ सेटिंग्स थी, कौन सी नंबर ऑफ सेटिंग्स आपने शामिल की हैं, वो चेंज हो सकती हैं। थैंक यू मैम। अच्छा, पहले को अब मुश्किल होता है कि हम पहले से आइडेंटिफाई करें कि हमने कितने लोगों से ये डेटा को कलेक्ट करना है, लेकिन ज़्यादातर जो रिव्यूअर्स होते हैं जो आपके प्रपोजल को रिव्यू कर रहे होते हैं वो आपसे एक एस्टिमेट नंबर मांगते हैं कि आप एस्टिमेट नंबर बता देंगे कितना है, तो आप एग्जैक्टली एक रेंज ना बताएं, फॉर एग्जाम्पल 10 कि आई एम गोइंग टू टेक 10 फोकस ग्रुप डिस्कशंस। ठीक है, या आप ये नहीं कह सकते आई एम गोइंग टू टेक 10 इन डेप्थ इंटरव्यूज, आप एक रेंज बता दें कि 10 to 20 के टाइम दरमियान में जितने मैं कोशिश करूंगा कि मैं लूंगा। और वे इसलिए ताकि 10 to 20 की रेंज इसलिए रखी कि अगर मेरी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाती है तो अगर 13 पे आ जाती है, अगर 10 पे आ जाती है तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगी। फिर आपके पास किस चीज की जरूरत होती है बताने के लिए, डेटा कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग प्रोसीजर। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपने किस तरह का डेटा कलेक्ट करना है और आपने रिकॉर्डिंग का तरीका कौन सा रखना है। ठीक है, कि आपके पास वॉइस रिकॉर्डर है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, किस तरह के तरीके से आप, या आप जनरली अपनी फील्ड नोट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, या टेप रिकॉर्डिंग्स ली हुई हैं, या फिर आप नोट्स बना रहे हैं, तो वो आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। डेटा एनालिसिस की ये बात करते हैं कि डेटा एनालिसिस का प्रोसीजर क्या होगा, कि आपने अपने एनालिटिकल प्रोसीजर को स्पेसिफाई करना होता है। आप ज़्यादातर एग्जैक्टली 100% आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते कि आपने किस तरीके से डेटा को एनालाइज करना है, लेकिन आप बता सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं इंटेंशन कि मैं ये करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, क्या टू आइडेंटिफाई एंड कंपेयर द थीम्स, आई वांट टू आइडेंटिफाई और कंपेयर थीम्स। या तो आप ये कह दोगे, मतलब ये आपकी हो जाएगी ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच को फॉलो करेगा, या आप ये कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू एग्जामिन द स्ट्रक्चर्स ऑफ पार्टिसिपेंट इंटरव्यू नैरेटिव्स। ठीक है, मैं उनके इंटरव्यू नैरेटिव्स को एग्जामिन करने जा रहा हूँ, या मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं टू मैप द एक्टिविटीज ऑफ दोज वर्किंग इन पर्टिकुलर सेटिंग, किसी पर्टिकुलर सेटिंग में जो लोग रह रहे हैं उनकी एक्टिविटीज को मैप करने जा रहा हूँ, जो कि किस में आता है, इंस्टीट्यूशनल एथनोग्राफर की रेंज में आता है। इसलिए you are going, what you have to do is that you have to provide a tentative plan।
ठीक है। टेंटेटिव प्लान फॉर कोडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इंक्लूडिंग द यूज ऑफ एनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। अब तो क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करने के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि जिसके जरिए से आप एनालिसिस कर सकते हैं। पहले क्वांटिटेटिव के लिए बहुत ज़्यादा यूज होते थे, लेकिन अब क्वालिटेटिव के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस होना शुरू हो गया है, रिसर्च अब इसकी तरफ डाइवर्ट हो गई है कि इस तरीके से हम रिसर्च करें कि अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस हो गए। तो आप बता दें कि अगर मैंने एन वीवो होता है वैसे। सॉरी एन वीवो मैम, एन वीवो है, आप उसको एक सॉफ्टवेयर आप होता आइडेंटिफाई कर दें, आप बता दें कि मैंने जैसे आप क्वांटिटेटिव में बताते हैं ना कि मैं एसपीएस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करूंगा एसपीएस पैकेज के थ्रू, जी तो मैम। आप भी इसमें बता दें कि अगर आपने कंप्यूटर के जरिए से एनालाइज करना है किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो आप उसको आइडेंटिफाई करके बता दें कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एन वीवो से अपने डेटा को एनालाइज करना है। राइट आप अपने सिग्निफिकेंस भी मेंशन करते हैं कि इंडिकेट वन होप्स टू अकम्प्लिश, क्या आप चाहते हैं कि आपको क्या रिसर्च उसका रिजल्ट मिलेगा, और व्हाट माइट स्टडी द कंट्रीब्यूट टू द फील्ड, या जो आपकी स्टडी होगी वो उस फील्ड में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है। टाइमलाइंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिसर्च, कि आप टाइमलाइन बता दें कि फॉर एग्जांपल कितना वक्त लगना है, कितना टाइम पीरियड मैंने फिक्स किया है कि इस टाइम पीरियड में मैं इस तरह से इंटरव्यू लूंगा, डेटा कलेक्शन करूंगा, इतने टाइम में डेटा एनालिसिस करूंगा। आइडेंटिफिकेशन आप कर दें, ठीक है। अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड अ टेंटेटिव आउटलाइन ऑफ कंप्लीटेड स्टडी, ठीक है, कि जो कंप्लीटेड स्टडी हो जाएगी उसकी एक आउटलाइन बना दें, ठीक है। या आप क्या उसके अंदर मेंशन करें, हाउ वन थिंग्स ही माइट ऑर्गेनाइज द कलेक्टिव डेटा, कि वो जो उसके पास डेटा कलेक्टेड है वो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, कि जैसे बता सकते हैं कि मैंने इसको सेट किया है, इसको देखूंगा, फिर मैं कलेक्शन के बाद मैं उसके कोड्स बनाऊंगा, उसके थीम्स बनाऊंगा, उसका एनालिसिस करूंगा, उसके बाद उसके रिजल्ट्स आएंगे, उसकी डिस्कशंस होंगी। तो ये उसका सारा जो प्रोसेस है उसको आउटलाइन करना जरूरी होता है। अब हमारे पास किस चीज की बात आती है, डिफाइनिंग एंड रिफाइनिंग द स्टडी पॉपुलेशन, ठीक है। अब आपको स्टडी पॉपुलेशन को क्लैरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जैसे आपको मैंने पहले बताया था कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में कि इंडक्टिव कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी होता है, डिडक्टिव कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी होता है। इसी तरह से आप स्टडी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू डिडक्टिव प्रोसेस एज वेल एज थ्रू इंडक्टिव प्रोसेस, ठीक है। कैसे, कि इन्होंने क्या कहा है कि आप जब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं, जब आप कंसेप्चुअली डिजाइन कर रहे होते हैं अपनी स्टडी को कि मैं ये सब कुछ ऐसे करने वाला हूँ, ठीक है, आप एक तो उस वक्त बताते हैं कि आपकी स्टडी पॉपुलेशन कौन सी होगी, ठीक है। जब आपने अपनी ये बनाया डिज़ाइन साइकिल आपने कंप्लीट किया, आपने टॉपिक्स बताए, रिसर्च क्वेश्चंस बनाए, फिर आपने अपने प्रपोजल के अंदर आपने एक टेंटेटिव बता दी कि मैं किस तरीके से मेरी पॉपुलेशन कौन होगी, आपके टॉपिक से, आपके लिटरेचर व्यू से, आपके थ्योरी से आपको पता चला कि आपके जो पॉपुलेशन होगी वो ये होगी, राइट। तो वो क्या होगी, और उसके साथ साथ इसके बाद भी, ठीक है, ये जैसे कहते हैं कि पब्लिश लिटरेचर आपको बता देता है कि या कोई प्रीवियस रिसर्चर्स होती हैं, रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, ये चीजें आपको आइडेंटिफाई कर रही होती हैं, आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं, आपको गाइड कर रही होती हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि आपकी स्टडी पॉपुलेशन कौन सी हो सकती है, राइट। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप लिटरेचर रिव्यू को रीड करें, आप प्रीवियस रिसर्चेस को रीड करें। जब आप वो रीड करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये टॉपिक मेरा इसी तरह से इस बंदे ने किया है, उसकी स्टडी पॉपुलेशन ये थी, तो मेरी भी जो स्टडी पॉपुलेशन होगी इसी जैसी होगी। स्टडी पॉपुलेशन में ऑल्सो भी रिफाइंड और ब्रॉडेंड। अब यहाँ पे हमने डिफाइन किया है स्टडी पॉपुलेशन को, बता दिया, अब यहाँ पे उस स्टडी पॉपुलेशन को फर्दर हम रिफाइन कर रहे हैं, फर्दर उसको ब्रॉड करें। कैसे, जब आपकी डेटा कलेक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, डेटा कलेक्शन जब स्टार्ट हो जाती है और रिसर्चर और ज्यादा उस रिसर्च से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उससे उसको मजीद इंफॉर्मेशन मिलती है, तो डेटा कलेक्शन के टाइम पीरियड में उसको ये पता चलता है कि मुझे ये वाली स्टडी पॉपुलेशन भी अपने इस रिसर्च के लिए इंक्लूड करनी चाहिए थी, तो वो फर्दर फिर अपनी स्टडी पॉपुलेशन को ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन के प्रोसेस में इवन ही कैन रिफाइन द स्टडी पॉपुलेशन, ठीक है। और वो क्या कर सकता है, पोटेंशियल एडिशन कर सकता है। जो स्टडी पॉपुलेशन उसने बताई अपनी डेटा कलेक्शन के टाइम पीरियड में उसे ये पता चला कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन का सोर्स है, या जो पॉपुलेशन है जिसको इंक्लूड करना जरूरी था, तो वो क्या करेगा, वो एडिशन करेगा टू द ओरिजिनल स्टडी।
तो ये शो कर रहा है कि जो ये वाला सेक्शन था कि जिसने उसको कहाँ से पता चला, थ्रू द कंसेप्चुअल डिजाइन ऑफ देयर स्टडी। जब वो लिटरेचर रिव्यू पे काम कर रहा था, प्रीवियस रिसर्चेस देख रहा था, अपने रिसर्च क्वेश्चंस पे फोकस कर रहा था, तो ये डिडक्टिव जो है वो डिड्यूस किया इसने फ्रॉम दैट प्रीवियस रिसर्चेस। अब उसने क्या किया, फिर दूसरे में क्या किया, उसने इंडक्टिव किया। उसने जितने भी डेटा को कलेक्ट कर रहा था, डेटा कलेक्शन के टाइम पीरियड में उसको पता चला कि ये भी एक स्टडी पॉपुलेशन जो कि मेरी इस टॉपिक के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रही है या लिंक कर रही है, और उसको शामिल करना तो बहुत जरूरी था। तो वो फिर उस अपनी जो स्टडी पॉपुलेशन थी जो उसने पहले से डिफाइन कर दी थी, उसको मजीद रिफाइन करेगा। अब डिडक्टिव डिफाइनिंग ऑफ पॉपुलेशन किस तरह से, फ्रॉम एक्सटर्नल क्राइटेरिया। ठीक है, एक्सटर्नल क्राइटेरिया क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले से ही शुरू में आप डिफाइन कर देते हो कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है, मतलब रिसर्च, आपका रिसर्च क्वेश्चन आपको हेल्प आउट कर रहा होता है ये बताने में कि हु विल बी एबल टू प्रोवाइड द मोस्ट रेलिवेंट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर ये मेन पॉपुलेशन है तो उसके साथ हो सकता है और डिफरेंट सब ग्रुप्स भी आ सकते हैं, राइट। तो हर अर्ली स्टेज जो ये होती है आपकी डिजाइनिंग ऑफ रिसर्च क्वेश्चन जब आप कर रहे होते हैं, या लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, थ्योरेटिकल रिव्यू कर रहे हैं, आप रिसर्च क्वेश्चंस बना रहे हैं, आप जो है वो प्रीवियस रिसर्चेस पढ़ रहे हैं, तो ये आपको क्या हेल्प आउट करती है, स्टडी पॉपुलेशन कैन बी क्लियरली डिफाइंड बाय रिसर्च क्वेश्चन से भी क्लियरली आप डिफाइन हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक रिसर्च क्वेश्चन क्या था, टू एग्जामिन पीपल्स एक्सपीरियंसेस ऑफ यूजिंग अ पर्टिकुलर सर्विस। ठीक है, लोगों का एक्सपीरियंस फाइंड आउट करना कि वो कोई खास सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं ये कहती हूँ कि जोंग की 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो लोगों को एक्सपीरियंस किया, तो हम क्या करेंगे, देन स्टडी पॉपुलेशन विल बी रिफाइंड टू यूजर्स ऑफ दैट डिवाइस। तो हम क्या करेंगे, कौन से स्टडी पॉपुलेशन लेंगे, जोंग के यूजर्स लेंगे, ठीक है, जो कि इस सर्विस को यूज कर रहे हैं, किसको, 4G को यूज कर रही है। ठीक है, ये दिस वाज एन एग्जांपल। ये हमें कहां से पता चला, हमारे रिसर्च क्वेश्चन से हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारी स्टडी पॉपुलेशन क्या है। फिर दूसरा एक और एग्जांपल है, टू आइडेंटिफाई कम्युनिटी व्यूज ऑफ द सर्विस। अब इसके अंदर हमने कम्युनिटी का व्यू देखा है, हमने इसके अंदर ये नहीं दिखाया कि उस सर्विस को इस्तेमाल करने वाले। अब यहाँ पे हमारी क्या पॉपुलेशन क्या हो गई, ब्रॉडर हो गई, जिसके अंदर हमने क्या किया कि लोकल कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे उन सबको शामिल कर दिया। तो ये शो कर रहा है कि कैसे आपका रिसर्च क्वेश्चन आपकी स्टडी पॉपुलेशन को डिफाइन करने में अपना रोल प्ले, पर्टिकुलर सब ग्रुप है या कोई पॉपुलेशन है वो आपको इस स्टडी में इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, एक तो आपको एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिव्यू से पता चलता है, या आपने जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया, ठीक है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया, उस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से भी आइडेंटिफाई करते हैं, आपको पता चलता है, आप उसको आप ऐसा कि क्लियर कर रहे होते हो कि मेरी स्टडी पॉपुलेशन क्या होगी। जैसे आपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में आइडेंटिफाई कर दिया स्टडी पॉपुलेशन के बारे में, पता कि आपने कौन से देख रहे हो, कौन सी जेंडर देख रहे हो, एज ग्रुप कौन सी ले रहे हो, सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से ले रहे हैं, ज्योग्राफिक के रूरल अर्बन है, सर्विस यूजर्स हैं, इलनेस सफर्स हैं, कोई भी आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हो इवन अपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में भी कि ये आपकी स्टडी पॉपुलेशन है और स्टडी पॉपुलेशन के ये करेक्टरिस्टिक्स के लोग इस रिसर्च में शामिल होंगे। ठीक है, इसलिए स्टडी पॉपुलेशन, अगर आप रिक्रूटमेंट, पार्टिसिपेंट रिक्रूटमेंट या पार्टिसिपेंट सैंपल की सिलेक्शन से पहले आपको आइडेंटिफाई क्लियर पहले कर देते हो, किस क्या क्लियर करते हो कि हु विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन योर स्टडी। So that was the deductive way of defining your population, जिसके अंदर आप external criteria, external source से अपनी जो population है उसको identify कर रहे हैं। इसी तरह से अब हमारे पास क्या होती है, inductive refinement of the study population। अब refine कर रहे हैं उसको further। deductive में हमने define की थी, हमने fix कर दी थी, बता दी थी कि इन characteristics की हो। अब inductive में हम उसको further refine कर रहे हैं। क्या है कि डेटा कलेक्शन जैसे ही बिगिन होता है, स्टार्ट होता है, आप इंडक्टिव लीड्स के जरिए से जो आपकी स्टडी पॉपुलेशन होती है उसको रिफाइन कर सकते हो। आगे मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी। क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि आप रिसर्चर ने इनिशियल डेटा कलेक्शन की, ठीक है, एक रिसर्च की, इन डेप्थ इंटरव्यू उसने किया था या एक फोकस ग्रुप डिस्कशन उसने किया, और उसको क्या पता चला पार्टिसिपेंट से, ठीक है, उसको पार्टिसिपेंट से और पता चला
या जो की इन्फॉर्मेंट्स थे उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया अदर टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द स्टडी। उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि ये तो आप इस तरह से रिसर्च कर रहे हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड ये लोग भी इसको आपको आंसर कर सकते हैं, या इन लोगों को भी इन टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, या उन्होंने ये भी एक्सपीरियंस किया है। तो जो आपकी स्टडी पॉपुलेशन होती है वो जैसे अपना रोल प्ले कर रही होती है कि किस चीज में, कि आपको बताने में, आपकी सब ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट को और ऐड करवाने में। तो ये क्या होता है कि जो अर्लियर डेटा कलेक्शन होती है, फिर जो आपने पहला डेटा कलेक्शन की थी, स्टार्ट में जो डेटा कलेक्शन करते हैं शुरू की, वो आपको क्या कर रहे होते हैं, उसके जरिए से आप नैरो कर रहे होते हैं अपनी स्टडी पॉपुलेशन को। अब एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे, कि एक स्टडी की गई थी ऑन वुमेन्स परसेप्शन ऑफ देयर रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन, ठीक है, कि एक वुमेन है, उनके पास मतलब कि उनको रिस्क होता है कि वो HIV इन्फेक्शन को उससे इन्फेक्टेड हो जाए HIV से, और वो उन्होंने उसके अंदर स्टडी पॉपुलेशन कौन सी डिफाइन की थी, मैरिड वुमेन से, ठीक है, कि मैरिड वुमेन के पास रिस्क होता है कि हो सकता है कि वो अपने हस्बैंड से HIV इन्फेक्शन के जो है वो उससे इन्फेक्ट हो सकती है। तो उन्होंने क्या सोचा पहले रिसर्चर ने, कि वो किससे लेगा इंफॉर्मेशन, वो मैरिड वुमेन से लेगा। लेकिन जब उसने डेटा कलेक्ट किया तो डेटा कलेक्शन के टाइम में उससे ये आइडेंटिफाई हुआ कि जो वुमेन विडोड एज अ रिजल्ट ऑफ HIV एड्स may also have a valuable perspective, कि औरतें जो कि विडो हुई हैं, या औरतें जिनकी ये जो आप कह सकते हैं कि आप इन टर्म्स में यूं कह सकते हैं कि उनको तलाक हो गई, ठीक है, सॉरी बेवा हो गई, ठीक है, कि उनके हस्बैंड जो थे वो HIV एड्स के पेशेंट थे, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो अब क्या है कि वो उन्होंने उस चीज को एक्सपीरियंस तो किया है ना, वो मैरिड तो नहीं है, लेकिन जब उनको अपना स्टडी पॉपुलेशन उन्होंने आइडेंटिफाई की थी पहले, और उन्होंने डेटा कलेक्शन किया था मैरिड वुमेन से, तब उस टाइम उन्हें अंदाजा हुआ कि जो विडोड वुमेन है, जिनके हस्बैंड HIV एड्स की वजह से जिनकी डेथ हो गई है, उन्होंने भी तो उसको एक्सपीरियंस किया है ना, उनकी भी तो परसेप्शन है ना HIV इन्फेक्शन के बारे में। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, और उन्होंने फिर शुरू किया, ये जो रिसर्चर थे उसने सम विडोड वुमेन को भी अपनी इस रिसर्च में इंक्लूड किया, टू कैप्चर देयर पर्सपेक्टिव्स ऑन HIV रिस्क and broader the range of experience included in the study. तो that shows, this example shows कि उसने क्या किया, इंडक्टिवली रिफाइन किया अपनी स्टडी पॉपुलेशन को, कि पहले उसने डिडक्टिवली डिफाइन किया था कि HIV एड्स की जो रिस्क से रिलेटेड खवातीन होती हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है, उनके परसेप्शंस क्या है, और वो किससे उसने इंफॉर्मेशन ली, उससे मैरिड वुमेन से ली। लेकिन इंटरव्यू के टाइम में से भी पता चला कि जो विडोड खवातीन हैं, जिनके हस्बैंड की HIV एड्स की वजह से डेथ हो गई है, उन्होंने भी तो उसको एक्सपीरियंस किया, उनकी भी तो कोई परसेप्शंस हो सकती है उसके ऊपर। तो उन्होंने फिर जो ये बात उन्हें डेटा कलेक्शन के टाइम में पता चली थी, तो उन्होंने अपनी इस स्टडी पॉपुलेशन को फर्दर रिफाइन किया और इन लोगों को शामिल किया अपनी इसमें डेटा स्टडी पॉपुलेशन में। This inductive refinement of study population allows researcher to follow leads during data collection to identify new information rich participants. इस जरिए से इंडक्टिव रिफाइनमेंट ऑफ स्टडी पॉपुलेशन से वो क्या फाइंड आउट करते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन रिच पार्टिसिपेंट्स, ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन किस्म की इंफॉर्मेशन आपको उस आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड आपको दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या पता चला, सो हियर यू कैन कंक्लूड दैट कि पार्टिसिपेंट रिक्रूटमेंट जो है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ डिडक्शन एंड इंडक्शन, डिडक्शन से भी इन्फ्लुएंस होता है और इंडक्शन से भी होता है। तो इसलिए ये जो रिफाइनमेंट होती है आपकी स्टडी पॉपुलेशन की, और आप फिर पार्टिसिपेंट को रिक्रूट करते हैं, कि क्या फॉलो करता है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस वेयर बाय द एलिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी डू नॉट रिमेन स्टैटिक। अब ये क्या बता रहा है कि जो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना बनाया था अपना स्टडी का, वो स्टैटिक नहीं रहता, ठीक है, बल्कि इंडक्टिव लीड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम होती हैं स्टडी पॉपुलेशन की, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में हमने देखा, हम ये देखने चाहते थे वुमेन्स परसेप्शन ऑफ HIV रिस्क,
ठीक है। तो हमने उसमें स्टडी पॉपुलेशन क्या डिफाइन की थी, मैरिड वुमेन होगी जिन्होंने जिनके हस्बैंड जो है फॉर एग्जांपल क्या था, ठीक है, मैरिड वुमेन हमने किया था, हमने सिर्फ किसको लिया था, मैरिड वुमेन को लिया था जिनको रिस्क हो सकता है एचआईवी इन्फेक्शन का। लेकिन हमें ये पता चला कि वो खवातीन जो कि जिनकी शादी भी हुई लेकिन जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई एचआईवी एड्स की वजह से, तो वो ये शो कर रहे हैं कि हमें इस खवातून से, इन पॉपुलेशन से तो बहुत ही इंफॉर्मेशन रिच सोर्स मिल सकता है। ठीक है, तो हमारा जो क्राइटेरिया था वो तो सेम था, मतलब मैरिज है, उन्होंने मतलब कि उस रिलेशनशिप में आई हैं, उस रिलेशनशिप के थ्रू उन्होंने उस सिचुएशन को फेस किया है या उसके पास रिस्क को फेस किया है, तो हमें ये शो कर रहा है कि हमारी स्टडी पॉपुलेशन और ज्यादा रिफाइन हो जाती है। ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टडी पॉपुलेशन रिमेन द सेम, मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टडी पॉपुलेशन की वो सेम ही होती हैं, बट एडिशंस एंड रिफाइनमेंट्स आर इन्फॉर्म्ड बाय डेटा कलेक्शन आर ऑफन मेड। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको फर्दर एडिशन करनी पड़ जाती है, ये रिफाइनमेंट्स करनी पड़ जाती हैं बाय डेटा कलेक्शन, जो कि